यह देश खून और पसीने से सींचा गया है। हर जर्रा संघर्ष की कहानी कहता है। हमने सदियों की गुलामी झेली लेकिन कभी झुके नहीं। पर सबसे बड़ा धोखा तब मिला जब अपनों ने ही हमें कैद कर दिया। साथ था 1975 जब लोकतंत्र पर ताले लगा दिए गए। यह कहानी है उस दौर की जब सवाल करना गुनाह था, जब हुकूमत ने हर गली में खौफ का पहरा बिठा दिया था। इमरजेंसी ने भारत के दिल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत सिर्फ भूगोल नहीं है, यह एक भावना है। अखबारों की स्याही सूख गई थी, पर दिलों में इंकलाब की आग जल रही थी। हर बंद दरवाजे के पीछे एक आवाज गूंज रही थी। यह कहानी है उस अनगिनत चेहरों की जो अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद जला रहे थे, जो कह रहे थे हम चुप नहीं रहेंगे, हम सवाल करेंगे, हम आजाद रहेंगे। जेल में सिर्फ लोग नहीं, जेल में लोकतंत्र बंद था। आज उसी पल की कुछ अनकही कहानियों के बारे में हम ऑल्टर ओपिनियन की वीडियो में बात करेंगे। 26 जून 1975 रात 3 बजे इंदिरा गांधी अपने मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग बिठाती है और उनसे सलाह ले रही थी कि आम जनता को इमरजेंसी कैसे समझाई जाए ताकि उनमें दहशत ना हो। हवा हवा में बात फैलती है कि कल से अखबारों की बिजली काट दी जाएगी और शायद हाई कोर्ट भी नहीं खुलेंगे। ये सब सुन के इंदिरा गांधी के खास सिद्धार्थ शंकर से रहा नहीं गया और वो उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। वो उनसे इस सब चीज़ों का जस्टिफिकेशन मांगते हैं, तो इंदिरा गांधी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा और उन्हें वह आश्वासन देती हैं। अगले दिन हाई कोर्ट तो खुले, मगर इक्का दुक्का अखबार ही निकले। यानी कि मतलब साफ था कि डिसीजन कोई और ही ले रहा था। I.K. गुजराल उस समय के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थे। उन्हें संजय गांधी अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कोई भी न्यूज़ टेलीकास्ट होने से पहले संजय गांधी से वेरीफाई कराई जा सके। I.K. गुजराल को ये समझ नहीं आता। सुबह हिंदी और इंग्लिश में टीवी पे एक खास घोषणा होती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. संविधान के आर्टिकल 352 के सहारे इंदिरा गांधी पूरे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाती हैं। इसका मतलब मैडम जब तक चाहे पावर में रह सकती हैं। इसका मतलब लोकसभा के लिए कोई चुनाव की जरूरत नहीं है। जो इंदिरा गांधी चाहे अखबारों में वही छपेगा। और इंदिरा गांधी के हिसाब से उनके इमरजेंसी लगाने के फैसले के पीछे एक मजबूत कारण था। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझे तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। एक जना, वो जना कोई और नहीं, खुद जयप्रकाश नारायण थे। वही जयप्रकाश नारायण जिन्हें एक समय प्रधानमंत्री नेहरू वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने कभी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की। वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। आज वही जयप्रकाश नारायण देश में तख्ता पलट चाहता था। क्या इसीलिए इमरजेंसी लगाई गई? क्या इसीलिए बड़े बड़े लीडर्स को जेलों में डाला गया? इस हरकत का जिम्मेवार कौन था? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी या उनके बेटे संजय गांधी? इस सवाल का जवाब हमें मिल सकता है, पर उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में भारत को बड़ी जीत मिली और उसके बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी। देश में तमिलनाडु को छोड़कर हर जगह उन्हीं की सरकार थी। इंदिरा गांधी उस समय देश की सबसे पॉपुलर लीडर थी। जो वो चाहती थी वही होता था। पर उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 फैसलों पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी सरकार की 2 डिमांड्स थी। नंबर 1, 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करना, और नंबर 2, पुराने राजा महाराजा को जो सरकारी पेंशन मिलती थी उसे खत्म करना। सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों फैसलों पर रोक लगा दी। पॉपुलैरिटी सर पे चढ़ी थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी एक सोल्यूशन ढूंढा। 5 नवंबर 1971 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत सरकार अब संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव ला सकती थी। इसके कुछ समय बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों को उन्होंने पलट दिया और 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया और पुराने राजाओं को मिलने वाली पेंशन को भी खत्म कर दिया।
इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया। अब इंदिरा गांधी से रहा नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि सरकार संविधान के मूल भाव में अंतर नहीं ला सकती। सब कुछ तो इंदिरा के हाथ में था। सरकार उनकी थी, मिनिस्टर उनके थे, यहां तक कि प्रेसिडेंट भी उनके थे, पर जुडिशरी नहीं। इसीलिए इंदिरा गांधी अब जुडिशरी पर अपना कंट्रोल चाहती थी। चीफ जस्टिस एस.एम. सिकरी 3 दिन बाद रिटायर हो गए और सीनियरिटी के हिसाब से अगला चीफ जस्टिस जे.एम. शेलाट को बनना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। चीफ जस्टिस बने ए.एन. रे। यानी कि सीनियरिटी और सीक्वेंस के हिसाब से जो अगले 3 जजेस चीफ जस्टिस होने चाहिए थे, उनको लांग कर ए.एन. रे चीफ जस्टिस बने। उन्होंने बैंक प्राइवेटाइजेशन से लेकर हर फैसला सरकार के हित में दिया। ये जे.पी. नारायण को मंजूर नहीं था और उन्होंने इसका विरोध किया। मगर जे.पी. नारायण इंदिरा गांधी की इकलौती मुसीबत नहीं थे। उसी समय पूरे देश में महंगाई बढ़ गई। उसी समय बिहार में कुछ छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया। बच्चों की मांग सुनने के बजाय सरकार ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अब जो जयप्रकाश नारायण इनडायरेक्टली सरकार का विरोध कर रहे थे, वो बच्चों की डायरेक्ट सपोर्ट में आ गए और उन्होंने उस रैली का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने 8 अप्रैल 1974 में पटना में साइलेंट प्रोटेस्ट को लीड किया और उसके बाद 5 जून 1975 में पूरे देश में एक बड़ी सारी रैली निकाली और उसका नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन दे दिया। जयप्रकाश किया बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। बोलते थे कि कहना, अगर जयप्रकाश का आदेश मानते हो तो जयप्रकाश का आदेश है। उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, दुकानें नहीं खुलेंगी, सब कुछ ठप रहेगा। बोलो, मानते हो जयप्रकाश का आदेश? और लाखों हाथ एक साथ जो उठता था, मैंने आप उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर अब सभी विरोधी दल जयप्रकाश नारायण के साथ थे, यानी कि कांग्रेस के विरुद्ध। 1975 में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होता है जिसे रोकने के लिए सरकार लाठीचार्ज करवा देती है और उस लाठीचार्ज में जयप्रकाश नारायण भी घायल होते हैं। भारत की उस समय की पॉलिटिक्स 2 चेहरों के आसपास घूम रही थी, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण। इमरजेंसी होने के पीछे हमने 3 कारण डिस्कस किए, जयप्रकाश नारायण, संजय गांधी, इंदिरा गांधी। मगर कुछ लोग मानते हैं कि एक और बड़ा कारण भी था, हाई कोर्ट। 1971 में इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीती, मगर उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा और वहां से 1 लाख वोटों से जीती। मगर उनके खिलाफ लड़ने वाले राज नारायण ने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस लगा दिया कि उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी कि गलत तरीकों से इलेक्शन जीते। भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट बुलाया गया और जस्टिस सिन्हा ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया जो आज तक हाई कोर्ट में इतना बड़ा फैसला नहीं लिया गया है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि हाई कोर्ट का जज इतना बड़ा फैसला लेगा। इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए बैन कर दिया गया किसी भी तरीके के इलेक्शन से लड़ने के लिए। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज़ मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। जे.पी. नारायण के इस बयान को सरकार ने आर्मी को सरकार के खिलाफ भड़काने के बराबर समझा। अब भारतीय पॉलिटिक्स में तो जे.पी. और इंदिरा के रूप में 2 बड़े चेहरे थे ही, मगर कांग्रेस के भीतर भी 2 बड़े चेहरे थे, एक तरफ संजय गांधी और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी। संजय गांधी के सलाहकार खुद होम मिनिस्टर ओम मेहता थे। एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें संजय गांधी थे, ओम मेहता थे और पार्टी के और बड़े लीडर्स भी थे। और उस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि किसी भी तरीके से ओपोजिशन लीडर्स को रोकना होगा और चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। और उसी ही मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ कि अगर ज़रूरत पड़े तो बड़े बड़े ओपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट भी किया जाएगा।
अब देश में जेपी नारायण की रैली के बाद कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शनों की गिनती बढ़ गई थी। सबको इसके रिलेटेड चिंता थी। तभी इंदिरा गांधी के खास सिद्धार्थ शंकर रे और इंदिरा गांधी और कुछ मिनिस्टर्स एक मीटिंग करते हैं और साथ बैठकर इमरजेंसी का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं। अब ये इंदिरा गांधी का डिसीजन था या वो संजय गांधी का डिसीजन था, नहीं पता। और ये फर्स्ट ड्राफ्ट उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन को सबमिट किया जाता है और जैसे ही वो उस समय पे साइन करते हैं उसी समय से अखबारों की बिजली बंद की जाती है। बड़े बड़े ओपोजिशन लीडर्स के अरेस्ट शुरू हो जाते हैं। कई अखबार गलत खबरें जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। बड़े लीडर्स में मोरारजी देसाई का भी अरेस्ट हुआ। अब अगली बारी थी जयप्रकाश नारायण की। क्या संजय गांधी का यह फैसला देश के लिए जरूरी था? यह इससे भी बड़ा सवाल, क्या संजय गांधी देश के लिए जरूरी थे? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए संजय गांधी के आदेश पर पूरे देश में जबरदस्ती नसबंदियां हुई। कई जगह पुलिस ने फायरिंग भी की। जहां जहां प्रोटेस्ट हुए पुलिस ने अटैक भी किया। और बहुत चीजें रिपोर्ट नहीं हुई क्योंकि अखबार भी उन्हीं के थे। मगर वक्त बदला, सत्ता बदली और 1977 में जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया और मोरारजी देसाई भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। आपातकाल, वह काले बादल जो हमारी जिंदगियों में गहरे अंधकार का कारण बना। यह वो समय था जब हमारी आवाजों को दबा दिया गया, हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया गया। लेकिन याद रखिए, कोई भी अत्याचार, कोई भी तानाशाही कभी भी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। जैसे रात की सबसे गहरी सर्दी के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही आपातकाल का अंत हुआ। वह अंधकार, वह खौफ जो हम पर थोप दिया गया था, एक दिन नष्ट हो गया। हर बुराई का अंत होता है और आपातकाल भी उस शाश्वत नियम से बाहर नहीं है। हमने देखा उस तानाशाही की जड़ों को हिलते हुए, उसे धरती से उखड़ते हुए। एक देश, एक राष्ट्र, एक लोकतंत्र ने अपना हक वापस लिया। हमारी जिंदगी, हमारी आवाज, हमारा अधिकार फिर से जीवित हुए।